11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार ग्रेविटेशन करते 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 हमने इसकी सेकंड स्टेज भी कंप्लीट कर दिया। टॉपिक वाइज हमने यार सेकंड स्टेज कंप्लीट की, उसके न्यूमेरिकल्स चल रहे होंगे, यहाँ भी चलेंगे। अब बेटा जब इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट सारा का सारा कंप्लीट होगा देन फिर हम इसकी थर्ड स्टेज पे जाएंगे। उसमें 2 लेक्चर आने मेरे ख्याल से, 2 में काम निपट जाएगा। 1-2 दिन न्यूमेरिकल्स के लिए लगेंगे, यानी जल्दी। अभी हम 2 या 3 दिन न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद 2 या 3 दिन थर्ड स्टेज के लिए, यानी 5-7 दिन में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हम खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं जी। तो फिलहाल जो यार हम कर रहे थे उसमें हमने मैंने बोला था सेकंड स्टेज है जी, वैसे ही बस मैंने अपने हिसाब से बांट रखा है यार। तो इस सेकंड स्टेज में क्या क्या करवाया तुम्हें? एक तो देखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ईजी। अच्छा, कई इसको आई से नोट कर देते हैं, मैंने अब ईजी से कर रखा है, जी फॉर ग्रेविटेशनल। ठीक है, ईजी से अब हमने डिनोट किया हुआ है। अब इसका फार्मूला क्या निकाल रखा है हमने? जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं अर्थ की बात करूं कि अर्थ के सेंटर से अगर हम इस हिसाब से बात करें, अर्थ को लेकर चलते हैं, चल कोई और प्लेनेट भी हो सकता है, इसके सेंटर से आर दूरी पर, भाई याद रखना इन एक्सप्रेशंस में ये जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम सेंटर है। तो अगर ये अर्थ ही है, चल मान ले यार उसका मास m है, वैसे यहां से यहां तक या यहां से यहां तक ये रेडियस होता है। ये जो r हम यूज कर रहे हैं ना एक्सप्रेशंस में, वो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। तो अगर यार ये पॉइंट है, कोई पॉइंट है P, इस जगह पर मैंने पिछली बार भी कुछ ऐसे डायग्राम के हिसाब से बताया था। आज न्यूमेरिकल्स करने हमने, आज का पूरा लेक्चर एक्सक्लूसिवली फॉर न्यूमेरिकल्स है। ठीक है जी, तो आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्रेशंस की एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो यार इस पॉइंट पर इस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे यार फील्ड तो खैर अब होता ही होता है, एक्सप्रेशन उसकी क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर। अब इसी जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगा यार कुछ ना कुछ, उसको अब वी से नोट कर रखा है। अब इसी जगह पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है सेम ही जगह पर यार, चाहे आप इस अर्थ के इफेक्ट को इस जगह पर, चाहे आप इस जगह पर किसी दूसरे मास पे लगने वाले फोर्स के टर्म्स में स्टडी कर लो। अर्थ के इफेक्ट को इस जगह पर चाहे इसकी फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में स्टडी कर लो, चाहे पोटेंशियल के टर्म्स में स्टडी कर लो, चाहे यहीं पर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में स्टडी कर लो कि भी अर्थ का कितना इफेक्ट आता है। तो सब एक्सप्रेशंस हैं यार। ईजी जी एम बाय आर स्क्वायर, उसी जगह पे पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर। इसी जगह पर अगर दूसरा मास रख दिया जाए तो उस पर जो फोर्स लग रहा है जी एम एम बाय आर का स्क्वायर। इसी जगह पर अर्थ और इस मास की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उसकी एक्सप्रेशन क्या है? माइनस जी एम एम बाय आर। उसी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी हो तो उसकी एक्सप्रेशन क्या है? जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इनमें आपस में भी रिलेशंस बनेंगी। अब जैसे इस जगह पर अगर मुझे जी पता हो तो समझ ले मुझे ईजी भी पता है। ईजी और जी की एक्सप्रेशन ही क्या है? सेम है। अगर जी पता है, वही वैल्यू किसकी है? ईजी की है। अब इन दोनों के बीच में देख ले यार, इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो जी एम बाय आर, जी एम बाय आर की जगह क्या लिख सकता हूं? वी लिख दूंगा। जी एम बाय आर की जगह क्या लिख देंगे? वी लिख देंगे।
नीचे क्या बच गया, आर बच गया, ये ईजी हो गया। ठीक है, माइनस लगा दो, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो माइनस को मैं इग्नोर भी कर कर चल सकता हूं। तो ये इनके बीच की क्या हो गई, रिलेशन हो गई। ये दोनों तो इक्वल है, बता ही दिया। अब फोर्स और ईजी के बीच में देख लो, एफ जो है वो ईजी इंटू एम बनेगा। चेक कर लो, ये जी एम बाई आर स्क्वायर है, जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह ईजी भर दिया तो एफ इक्वल टू ईजी इंटू एम बन जाएगा। ये इनके बीच की रिलेशन हो गई। अब इनका यूज होगा बेटा, जब अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ, तो इनका यूज होगा। ओके, ऐसे यार u और v के बीच में रिलेशन हो सकती है। ये देख, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर की जगह क्या पुट कर देगा तू, v पुट कर देगा, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक m बच रहा था, इसकी जगह क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो वैसे ही हमने फिर से इन बातों को रिपीट करवा दिया। फिर से सुनना, पॉइंट ये है कि ये अर्थ है, यानी धरती माता। इस अर्थ का इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी वाले पॉइंट पर कितना जोर चलता है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर फोर्स, कि जी यहां पे दूसरे मास पे कितना फोर्स लगाती है, आइदर फील्ड इंटेंसिटी, आइदर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सप्रेशंस हैं। अब आज के न्यूमेरिकल्स वो इन पे ही बेस्ड होंगे, तो एक एक कर कर स्क्रीन पे आता रहेगा, सॉल्व हम उनको करने की कोशिश करते रहेंगे। तो देखते हैं भाई, जितने भी होते हैं 5, 4, 3, 7, 8 जितने हो जाते हैं करा देते हैं। वही 1 सवा 1 घंटे का लेक्चर रखेंगे, जितने होंगे उसके बाद फिर लाइव क्लास में तो चलो न्यूमेरिकल्स अपने होते ही हैं। तो देखना भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, मैं ऐसे ही कराता रहूंगा। तो क्वेश्चन है, नोइंग दैट मास ऑफ मून इज m by 81, कह रहा है मास ऑफ मून इज m by 81 वेयर m इज मास ऑफ अर्थ। एक भैया पहला सवाल बात किसकी कर रहा है, मून की कर रहा है। मून का मास कह रहा है अर्थ के कंपैरिजन में कितना है, m by 81 है। चलो, field due to earth and moon cancel each other, find the distance of the point where gravitational field due to earth and moon cancel each other from moon। ये क्या हो गई जी, हमारी अर्थ, ये क्या हो गया, अर्थ का छोटा भाई। अब अर्थ हमारी माता है, तो ये चंदा हमारा मामा है। तो ये हो गई धरती माता और ये हो गया चंदा मामा। ठीक है जी, और ये हो गए आप यहां पे कहीं पे हो। अब धरती माता भी तुम्हें पुकारती है और चंदा मामा भी पुकारता है, दोनों के दोनों इस जगह पर तुम पे फोर्स लगाते हैं, यानी कुछ फील्ड अप्लाई करती हैं। अब इस जगह पर जो फील्ड है वो किस तरफ होगा, धरती माता वाला धरती माता की तरफ होगा, इसको ई बोल ले। और इसी जगह पे बेटा इसका जो फील्ड है वो इस तरफ होगा, उसको ई एम बोल दिया। ई एम मतलब फील्ड ड्यू टू मून, ई मतलब फील्ड ड्यू टू अर्थ। अब देखो, तुम्हें धरती भी अट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें मामा जी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यार अगर तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि जहां पर दोनों की अट्रैक्शन इक्वल हो गई, यानी दोनों की फील्ड इंटेंसिटी इक्वल हो गई, वहां पर आप देख पा रहे होगे दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इस जगह पर तुम खड़े हो तो ये भी अट्रैक्ट कर रही है, ये भी अट्रैक्ट कर रही है, यानी इसका भी कुछ फील्ड है, इसका भी कुछ फील्ड है, लेकिन ये फील्ड फ्री रीजन
हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में यही बोला कि मून है भाई, ये मून है, ये अर्थ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखते हैं, अभी मैंने देखा नहीं, दे रखा होगा कुछ ना कुछ। कह रहा मून से उस पॉइंट की दूरी फाइंड करनी है जहां पे फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मजाक की बात एक तरफ, बेटा इसका यहां पे फील्ड होगा ई, इसका भी यहां पर फील्ड होगा EM। फील्ड जो भी होता है टुवार्ड्स द मास लेना होता है, इसलिए एरो इधर लगेगा। फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। अब हम डायरेक्शन से देख रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर नेट 0 भी आ जाए। अब उसने बोला हुआ है कि नेट 0 आ रहा है और गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 60 r, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों के बीच की कुल दूरी 60 r है। यहां पे बेटा बड़ा M जो है मास ऑफ अर्थ है, ये जो M है ये दे ही रखा है m/81, और जो कैपिटल R दे रखा है इसमें वो रेडियस ऑफ अर्थ है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो उसने मून से डिस्टेंस मांगा ना, तो मून से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो अर्थ से इसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 60r माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 60r माइनस x हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये दोनों ऑपोजिट तो है ही, अगर इक्वल हो गए तो नेट 0 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट वाली स्थिति बन जाएगी। तो बेटा जी सिचुएशन में उसने बोल रखा है यहां पर नेट फील्ड 0 होना चाहिए। तो फॉर नेट फील्ड ग्रेविटेशनल वाला टू बी 0 एट ओ, मान लें इस पॉइंट को, ई और EM आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑपोजिट देख फिगर में दिख रहे हैं। ओके, अब ई फार्मूला क्या है फील्ड का, Gm/r²। बेटा इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है ये वाला, वो क्या आएगा, 60r माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इसी पॉइंट पे जो इसका फील्ड था मून वाला फार्मूला तो उसका भी वही है g, लेकिन यहां लगेगा मून का मास और यहां लगेगा मून वाला डिस्टेंस इस पॉइंट पे। बाकी कुछ नहीं है, g से g कट रहे। अब यहां पर चलो लिख ही देते हैं, यहां पे मैंने लिखा m डिवाइडेड बाय 60r माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेटा जी यहां पर छोटा m तो दे रखा है m/81। अब इसकी जगह पुट कर दे यार m/81, साथ में अब आगे देख, m ने m को काटा, ये बन गया 60r माइनस x इक्वल टू 9x। चेक कर ले क्या किया मैंने, रूट ले लिया बोथ साइड, ये बन गया 60r इक्वल टू 10x, ये बन गया x इक्वल टू 6r। ठीक है जी, तो x मून से मैंने माना था ना, उसने देख मून से बोला था, इसीलिए मैंने मून से x मान लिया था। आंसर आना चाहिए 6r, सी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट है। तो बिल्कुल सही आ गया अपना आंसर। सोचो कैसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जी, देखो जरा क्वेश्चन, सही क्वेश्चन है। कहता है इनफाइनाइट बॉडीज ईच ऑफ मास 3 kg, इनफाइनाइट बॉडीज है मतलब बहुत सारी हैं, सबका मास 3 kg आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 1, 2, 4, 8 की दूरी पर पड़ी हुई हैं। यहां पे शुरू करते हैं, बाद में ये वाला पासा मिटा देंगे। ओके, ये एक्स एक्सिस है मेरे भाई, ये इसका ओरिजिन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज है, ईच ऑफ मास 3 kg, सबका मास
3 kg है, अभी फिलहाल मैं इसको m ही लेके चलूंगा, और ये कहां कहां पड़ी हुई है, 1 2 4 8 की दूरी पर। ये 1 है, यहां पर रख दिया मास, ये 2 है भाई, ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। अगला 4 है, उससे अगला 8 मीटर की दूरी पर, एंड सो ऑन, ऐसे करके पड़े हुए हैं जी, ठीक है। सिचुएशन समझ लो, ये एक्स एक्सिस है, उसको क्वेश्चन में बोला उसने, मैंने नहीं बोला, एक्स एक्सिस है, उस पे मासेस पड़े हुए हैं, सारे बराबर हैं, 3 kg है, और लास्ट में पुट करूंगा। और पहला वाला 1 मीटर की दूरी पे पड़ा हुआ है, उससे अगला 2 मीटर की, उससे अगला वाला 4 मीटर की, उससे अगले वाला 8 मीटर की, क्लियरली मीटर भी लगा हुआ है, दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ओरिजिन विल बी। अब ओरिजिन पे यानी इस जगह पर मुझे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब देख, पिछले क्वेश्चन में मुझे इस जगह पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, तो मेरे को 2 दिख रही थी ना भाई, मैंने दोनों को सम किया, दोनों का सम 0 आ रहा था, E1 प्लस E2 किया, 0 आ रहा था, वो बात दूसरी, वहां पे 0 दिया हुआ था, तो मैंने एज्यूम कर लिया फिर कि यार 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, वहां कुछ और निकालना था, दूसरे तरीके से निकाला, यहां पे तो इस जगह पर नेट इंटेंसिटी ही बेटा जी निकालनी है, ठीक है जी। अब नेट इंटेंसिटी अगर मुझे यहां पर निकालनी है, तो सोचो कितने मासेस हैं भाई, ये तो इनफाइनाइट मासेस हैं। हाउ मेनी मासेस? इनफाइनाइट। अभी जो इनफाइनाइट मासेस हैं, इन सबका फील्ड ढूंढना पड़ेगा, सबका कल्ले कल्ले का फील्ड ढूंढना पड़ेगा। तो यार इसका फील्ड यहां पर, इसका सॉरी हाँ इसी का, इसका फील्ड यहां पर, ये गया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फील्ड यहां पर इधर कोई आएगा, क्योंकि देखो फील्ड मैंने बोला है, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन हमेशा जिस मास के कारण है उसके टुवर्ड्स लेनी होती है। इसका फील्ड यहां पर, फिर इसका यहां पर, वो भी इधर आएगा, इसका फील्ड यहां पे इधर आएगा। भाई मैंने अभी ये समझाया, जितने भी मासेस हैं पॉइंट के एक ही साइड पे हैं, सबके फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी जो नेट फील्ड आएगा, नेट फील्ड जो आएगा वो इन सब का सिंपल सम हो जाएगा, सिंपल सम, क्योंकि सब सेम ही डायरेक्शन में है। अगर ऑपोजिट में होते तो बेटा सब्ट्रैक्ट करने पड़ते, किसी एंगल वेंगल पे आ रहे होते तो पैरेललोग्राम लगाना पड़ता, यहां पे पैरेललोग्राम लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऐड हो रहे हैं, स्थिति तुम्हारे सामने है। अब फील्ड का फार्मूला लगा दे यार, अगर मैं फील्ड का फार्मूला लगाता हूं E1, तो फील्ड का फार्मूला क्या होता है, Gm/r²। ध्यान से सुनना, पहले का जहां पर जो फील्ड होगा वो होगा G, ठीक है जी, उसका मास डिवाइडेड बाय इसकी यहां से दूरी कितनी है, 1 मीटर की, तो 1 का स्क्वायर हो गया। भाई इसका देख, इसका यहां पे फील्ड प्लस तो होना ही है, जी मास तो वही है, लास्ट में पुट करवा दूंगा, मैंने बोला, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, Gm/r² है ना, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस भाई अगले का क्या होगा, Gm/, अगले की दूरी कितनी है, 4 है, और अगले की दूरी कितनी है, 8 है। अभी चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाने हैं, ले मेरा बोर्ड खत्म हो गया, इन्फिनिटी तक लिखते रहो, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अगर इसको मैं चेक करता हूं तो G बाहर आएगा, M बाहर आएगा, और ब्रैकेट में ध्यान से सुनना, ये बनेगा 1/1, ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 1/4,
16, ये बनेगा 1/64 और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ओके जी। अब इसके बाद या तो छोड़ दो इसको क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लो, जिसको पता है वो नॉलेज का यूज कर लो। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ये एक सीरीज बन रहा है, सीरीज, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, अगर पढ़े हो तो आप ध्यान से देखो, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है। इनका रेशियो क्या आ रहा है? करस्पॉन्डिंग, मतलब जो बिल्कुल साथ साथ वाली टर्म्स हैं उनका रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब ये 1/4 है, ये 1 है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, ये 1/4 है, ये 1 है, तो 1/4 आ गया रेशियो। अगर आपने बेटा जीपी सीरीज पढ़ा हो तो जीपी सीरीज होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। देख भाई, मेडिकल वाले बच्चों ने हो सकता है ना पढ़ा हो, अगर 10th में पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर 11th में है सारा जीपीईपी तो नॉन मेडिकल वालों ने पढ़ लिया होगा या पढ़ लेंगे। अब देखो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो डजेंट मैटर, यहां हम ये मान के नहीं चल रहे कि तुमने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। मैं तो इसकी एक्सप्रेशन अभी आपको बता दूंगा, आप सीख लो। पहले से पता है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अभी सीख लो, काम आएगी। बहुत तरह के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। तो बेटा जीएम तो कॉमन है, अगर आप इसको चेक करते हो, ये एक जीपी सीरीज बन रहा है। जीपी सीरीज होता है जिसमें करस्पॉन्डिंग, मतलब जो एक के बाद एक टर्म्स हैं उनका रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अगर इसको इससे डिवाइड करता है तो 1/4 आएगा। 1/16 को 1/4 से डिवाइड कर दे, इसका और इसका सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड और सेकंड का, फोर्थ और थर्ड का, सबका रेशियो सेम अगर आ जाए तो समझ लो ये जीपी है, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनका रेशियो यार सेम आ रहा है। और अगर मैं देखता हूं तो रेशियो 1/4 है, तुम भी देख लो यार, चेक कर लो। इसको इससे डिवाइड कर दो 1/4 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो 1/4 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो 1/4 आएगा। बाकी वेले हो तो सबको डिवाइड कर 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 देखते रहो, नहीं तो विश्वास करो कितना आएगा, सबका रेशियो 1/4 ही आएगा। अगर रेशियो सेम है तो बन गया जीपी सीरीज। अच्छा, अब जो जीपी सीरीज वगैरह होते हैं उनमें जब बेटा टर्म्स आती हैं तो उन टर्म्स को ना ऐड करने के डायरेक्ट एक्सप्रेशंस होते हैं। मैथ्स में आप पढ़ते हो, नहीं तो कम से कम इसका तो मैं बता ही रहा हूं। अगर बेटा जी एक कॉमन रेशियो आ गया, हमें इसकी फिर फर्स्ट टर्म चेक करनी पड़ेगी। कॉमन रेशियो आ रहा है, फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट किया जाता है वो हमें कितनी दिखाई दे रही है? 1 दिखाई दे रही है। तो कॉमन रेशियो 1/4, फर्स्ट टर्म जिसको ए से नोट करते हैं 1 है। अब नोट कर लेना कि फॉर अ जीपी सीरीज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये सिर्फ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फार्मूला है जी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी सीरीज इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्या फार्मूला इसका होता है? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आंसर इसका देख लेंगे क्या आ रहा है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये याद रख ले भाई, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, आर क्या है? कॉमन रेशियो। अब इस हिसाब से हमारा जो फील्ड है, जी तो था ही, एम तो था ही। अब ये जीपी सीरीज है, इसका सम क्या होगा? ए बाय 1 माइनस आर। भैया ए क्या है? फर्स्ट टर्म वो 1 है, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस आर क्या है? कॉमन रेशियो, वो 1/4 है। ये बन जाएगा जी एम। नीचे देखो, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/4, 3/4। 3/4 का 4 ऊपर चले जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। इक्वल टू जी की जगह जी ही रखेंगे, एम की जगह 3 kg भर देंगे।
क्योंकि वो 3 kg दे रखा था, तो m की जगह 3 भर दिया, ये नीचे आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 कट गया, आंसर आ गया 4g। क्या बात है, 4g। एक बार भैया ऑप्शन चेक कर लो, 4g है कि नहीं, बिल्कुल है। 1g तो पता ही नहीं क्या था, 2g का जमाना खत्म हो गया, 3g भी खत्म ही है, 4g चल रहा है, 5g आने वाला है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 4 इंटू जी। अच्छा बेटा यार, इसकी यूनिट भी खैर पता होनी चाहिए। अब ई की यूनिट, फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट याद करो, ये जी के इक्वल है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है। वैसे इसकी एक्चुअल यूनिट थी न्यूटन पर केजी, वो भी लगानी चाहिए। अब यहां पे इसने अगले ने नहीं लगा रखी, आंसर 4g आ गया। यहीं पे हम भी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। डी ऑप्शन इसकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी बेटा, सवाल नंबर 3 देखो, आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। क्या कर रही है, कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेंटर ऑफ अर्थ से, सेंटर से, आर कहां से दिया भाई, सेंटर से दिया हुआ है, कितना 8000 किलोमीटर, ठीक है। सेंटर से कितना दिया है, 8000 किलोमीटर। इस जगह पे उसने इंटेंसिटी दे रखी है, देख कितनी दे रखी है इंटेंसिटी, इट इज 6 न्यूटन पर केजी। देखा, यूनिट लगाई ना, पिछली बार हमने लगा दी थी, बढ़िया किया। 6 न्यूटन पर केजी दे रखी है। कह रहा है इसी जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, इसी जगह पर। अब v भी फाइंड करना है। देख, मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन बताई थी तुम्हें कि भाई E जो होता है वो v बाय आर होता है, माइनस, है ना, E इक्वल टू माइनस v बाय आर था। अब यार माइनस को इग्नोर कर दे, चल, वो तो बस साइन ही बताता ना। v इक्वल टू क्या होना चाहिए, E इंटू आर होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो खत्म कहानी, आंसर मैच कराना है बस। E की जगह E दे रखा था शायद, हाँ 6 था, और R की जगह 8000 किलोमीटर। आंसर किस टर्म्स में दे रखे हैं, पावर के टर्म्स में दे रखे हैं। तो बेटा E इंटू आर, 6 इंटू 8 इंटू 1 2 3, और इसमें 3, 10 की पावर 6 होना चाहिए। यूनिट भाई V की क्या बनेगी, चेक कर सकते हो। V क्या था भाई, बेसिकली वर्क डन पर यूनिट मास है ना ये, तो यूनिट बननी चाहिए जूल पर केजी। मिला लो यार, आंसर मिल जाना चाहिए। 8 6 जा 48 इंटू 10⁻⁶ जूल पर केजी। ऑप्शंस 48 वाली एक ही है, 4.8 इंटू 10⁻7 बन जाएगा मेरे भाई। V इज इक्वल टू 4.8 कर ले, इसको 10⁻7 कर ले, जूल पर केजी। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बिल्कुल सही। यार डायरेक्ट एक्सप्रेशंस का यूज करना भी आना चाहिए, तभी मैं लिखवा रहा हूं बार बार। और बड़ा तसल्ली से इन टॉपिक्स को बड़े तसल्ली से कर लो, ओके। बस फार्मूले न्यूमेरिकल नहीं करोगे, फार्मूले याद ही नहीं रहेंगे। फार्मूलाज याद करवाने के लिए ही न्यूमेरिकल्स करवाने पड़ते हैं, तो इसलिए सैंपल न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं बोर्ड पे। बाकी आपको दे रखी है असाइनमेंट्स, उनकी प्रैक्टिस अपना करते रहो जी, ओके। इसको नोट करके अगले सवाल की ओर। ये फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, और ये मुझे फिर से क्या लग रहा है, इन्फिनिटी वाला ही लग रहा है। देखो जी, सवाल नंबर 4, ये क्या कहता है, ये कहता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m। इस बार m बोल रखा है, पिछली बार m इक्वल टू 3 kg दे रखा था, इस बार m ही है। आंसर भी चलो इन टर्म्स ऑफ m ही दिखाई दे रहे हैं। आर प्लेस एट 1 2 4 8। सवाल तो वही है, बस मास नहीं दिया अगले ने। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां पे m पड़ा हुआ है 1 डिस्टेंस पर, फिर m रख दिया 2 पर मेरे भाई, फिर m रख दिया 4 पर, फिर से m रख दिया 8 मीटर की दूरी पर।
ठीक है, इस बार मीटर नहीं बोला, बस ऐसे ही बोल दिया 1 2 4 कुछ भी मान ले, मीटर मान ले, सेंटीमीटर मान ले, क्योंकि ना तो इसकी यूनिट दी ना इसकी यूनिट दी। मांग क्या लिया, व्हाट इज द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0, इस जगह पर यानी x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर, यानी कि ओरिजिन पर। बेटा पिछली बार इसने क्या मांगा था, फील्ड मांगा था, अब क्या मांग रहा है, पोटेंशियल मांग रहा है। क्या मांग रहा है जी, पोटेंशियल। तो एक बार दोबारा करा देते हैं, वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा लेकिन दोबारा कराते हैं ताकि आपको वो फार्मूला था ना जीपी वाला फिर से रिवाइज हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, पोटेंशियल जो है, पहली बात पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उसको चेक करते वक्त ना वो डायरेक्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। फील्ड को चेक करते वक्त, नेट फील्ड फाइंड करने के लिए फिर भी डायरेक्शन चेक करनी पड़ती है, इसमें डायरेक्शन भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस जगह पे अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो यार इसका पोटेंशियल V1 है ना, नेट पोटेंशियल आएगा हो जाएगा V1, दूसरे का V2 V3, ये तो बस बिना डायरेक्शन का ध्यान रखे हुए ऐड ही करने। साइन का जरूर खैर ध्यान रखना होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल वाले में तो साइन का भी कोई चक्कर नहीं होता, बस सबका नेगेटिव ही आना है। अच्छा, इसका पोटेंशियल यहां पर -G M के नीचे R, फील्ड में R² होता है, इसमें R होता है, तो R की जगह 1 आ गया मेरे भाई। अगली वाली टर्म भी नेगेटिव होगी, GM/2। देख फर्क पड़ गया, पिछली बार 2 का स्क्वायर था वो 4 हो रहा था, इस बार स्क्वायर नहीं है। पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में नीचे R होता है, R का स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान रखना है भाई। इसका पोटेंशियल यहां पर -GM/4 -GM/8, ये ऐसे ही चलता रहेगा, सारी टर्म नेगेटिव ही आएंगी। यार कॉमन आ रहा है जो निकाल ले, माइनस भी कॉमन, G भी कॉमन, M भी कॉमन, क्या बचा 1/1 1/2 1/4 1/8, इंफिनिटी तक जाएगा। माइनस बाहर निकाल लिया ना मेरे भाई, अंदर सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कर दिए यार। अब अगली बात देख, चेक कर कॉमन रेशियो इस बार भी आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर, 1/2 आया, चेक कर 1/2 डिवाइड बाय 1, यार 1/2 ही आएगा। अच्छा 1/4 को 1/2 से डिवाइड कर, थर्ड को सेकंड से, तो भी 1/2 आएगा, करके देख ले। इसको इससे डिवाइड करेगा तो भी 1/2 ही आएगा। कॉमन ही आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो रेशियो क्योंकि कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2, बस पिछले क्वेश्चन में 1/4 था, इस बार कितना आ गया 1/2 आ रहा है। तो क्योंकि भाई रेशियो कॉमन आ रहा है तो बना तो ये भी जीपी सीरीज, ये भी क्या बना जीपी सीरीज, ऊपर से ये फिर से क्या है इनफाइनाइट टर्म्स है। अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जीपी सीरीज है, तो इनको ऐड करने का भी वही एक्सप्रेशन लगेगी इन्फिनिटी वाले के लिए, A/1 - R। ए यानी फर्स्ट टर्म, वो फिर से 1 है, R भी तुम्हें पता है, सॉल्व हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देयरफॉर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा -GM, तो आना ही था, यहां पे आना है A/1 - R। A 1 है मेरे भाई, 1 - R 1/2 है मेरे भाई, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, ये बनना चाहिए -2GM। चेक करते हैं ऑप्शंस में ऐसा कुछ है भी कि नहीं। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, वही करेक्ट है भाई, -2GM। आंसर मैंने देख लिया, -2GM ही इसका आंसर रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं यार। देखो सवाल नंबर 5 आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करो, हम भी उसको पढ़ना शुरू करते हैं जी।
तो सवाल नंबर 5 कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r। एनर्जी का क्वेश्चन आ गया, बीच में इसने और कोई बात करी नहीं, तो हम मान के चलते हैं भैया धरती के आसपास ही किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जिसका मास हमने क्या ले लेना है, m ले लेना। 5वां क्वेश्चन है शायद ये। तो यार सिचुएशन को समझो, यह है धरती माता, इसके आसपास ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा था या फिर ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा था। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r। 2r से 3r वाले ऑर्बिट तक लेके जाने की एनर्जी चाहिए। पहले कहां था, 2r पर ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। और फिर कहां पहुंचाना है इसको, सेंटर से 3r पर एनर्जी चाहिए पहुंचाने के लिए। अच्छा भाई, जब आ जाएंगे ना ये, तो तब ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं तुम्हें समझाने लग जाता हूं ना, तो इसलिए फोटो भी बनाने लग जाता हूं। वैसे इस क्वेश्चन में फोटो बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जो इनिशियल पोजीशन है इस मास m की, वो उसको मैं r1 मान रहा हूं, जो कि किसके इक्वल है, 2r के। जो फाइनल वाली स्थिति है उसको मैं क्या मान रहा हूं, r2 मान रहा हूं, जो कि कितना है, 3r है। तो मुझे 2r से 3r वाली स्थिति में जाना है। उसके लिए मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो जितना ऊपर चले जाए अर्थ से उतनी एनर्जी बढ़ जाती है ना, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल सी कहानी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ऑप्शन दिख ही रही होंगी, जो बेटा जी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी मुझे देनी पड़ेगी, इसको इस जगह से इस जगह लगाने के लिए, तो वो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल होगी ना, क्योंकि फाइनली बढ़ गई ना एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल होगी। अब फाइनल माइनस इनिशियल, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है मान ले, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, सारे फार्मूले तभी मैंने लिस्ट आउट करवाए थे, याद होने चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो है -G(m)m बाय r है। देख, -G(m)m बाय r है ना। अब इसमें फाइनल माइनस इनिशियल, भाई फाइनल में r2 पुट करना है यहां पर, और इनिशियल में r1 पुट करना है। तो एक बार बस वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी तो ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। एक बार 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे फिर तो डायरेक्ट ही निकाल दिया करोगे। चलो पहली बार था, समझा रहे हैं, समझा दिया। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो फाइनल लिख ले, माइनस कॉमन निकाल ले, g भी कॉमन निकाल ले, m भी कॉमन निकाल ले मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर बेटा पहले क्या आएगा, 1/r1 माइनस नहीं 1/r2 माइनस 1/r1 आएगा, सिंपल। माइनस कॉमन आ गया, g भी आएगा कॉमन, m भी कॉमन आएगा। पहले r2 था ना, और फिर क्या आना था, r1 आना था ना। तो बस इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, उम्मीद है मैं सही कर रहा हूं। -G ऐसे रहेगा, m ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में देख, ऑप्शंस में देखूं तो आंसर इन टर्म्स ऑफ m वगैरह ही है, निकलेगा ही। -G(m)m 1 बेटा r2 3r है, माइनस r1 2r है। ये 2r हो गया, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये -G आ गया, m आ गया, r कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में देख नीचे 3 और 2 6 एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 जा 2 3 जा, ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो G(m)/6 बचेगा नीचे, ये तो 1 ही हो गया ना। R पॉजिटिव आना चाहिए आंसर, क्योंकि देख वैसे भी मैंने एनर्जी इंक्रीज करवाई है ना, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज हुई है, मतलब
मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी पॉजिटिव आंसर आना चाहिए था। बाकी देखते हैं ऑप्शंस में, Gm/6r, Gm/6r, एक छोटा m भी तो लगेगा ना। हाँ, फार्मूला क्या था, Gmm/r है ना। तो जब मैं कॉमन निकाल रहा था तो m को तो निकाला ही नहीं भाई, m भी लगेगा यहां पर। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए Gmm/6r। ऑप्शंस में से अगर मैं देखता हूं Gmm/6r, डी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सही है आंसर भाई, मैं देख लेता हूं, आंसर भी यही दिया हुआ है, Gmm/6r विल बी द करेक्ट आंसर। भाई उम्मीद है क्वेश्चन समझ में लग रहे होंगे। आपकी सैंपलिंग करवा रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस तो आपको दे रखी है असाइनमेंट जमकर, उसी में से करनी पड़ेगी। एक बार सैंपलिंग करवा देता हूं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 आ गया होगा आपके स्क्रीन पर। अ बॉडी ऑफ मास mkg starts falling from a point 2r above earth's surface। ये अर्थ है, ये अर्थ के सरफेस से, a body of mass mkg starts falling from point 2r above the earth surface। देख, अर्थ के सरफेस से 2r बोला। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसने ऑर्बिट का रेडियस बोला था, तो वो मुझे सेंटर से ही लेना था। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले, देखो छोटी छोटी सी बातें हैं। क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है, फ्रॉम द सरफेस अ बॉडी ऑफ मास mkg स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम ए पॉइंट 2r अबव द अर्थ सरफेस। ये जो 2r है वो कहां से है, अबव द अर्थ सरफेस, यानी कुल मिलाकर जो इस पॉइंट की दूरी है सेंटर से, वो क्या बन जाएगी, वो 3r बननी चाहिए, क्योंकि ये r है और ये 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस बोला उसने। तो यानी इनिशियली वो कहां पर है, 3r वाली स्थिति पर है, अगर मैं सही कर रहा हूं तो। बाकी आंसर आके पता लग ही जाएगा। उसने अर्थ सरफेस बोला था, मैंने तो अर्थ सरफेस से ही लेना है। ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज फॉलन टू ए पॉइंट r अबव द अर्थ सरफेस। यहां से गिरते गिरते अर्थ के सरफेस से जब वो r दूरी पे रह जाता है, देख पहले अर्थ से 2r की दूरी पर था, अब अर्थ से r की दूरी पर आ गया, यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट था। यहां जो भी एनर्जी थी इसकी इनिशियल एनर्जी थी, ये इसका फाइनल पॉइंट है। यहां जो भी एनर्जी है इसकी क्या है, फाइनल एनर्जी है। यहां से इसने गिरना स्टार्ट किया, यहां पहुंचा। अब सवाल में पूछा क्या गया, कहता है फॉलन टू अ पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज फॉलन टू अ पॉइंट r अबव द। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। देख भाई, ऊपर से कोई भी चीज नीचे गिरेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो गेन करेगी। तो ऊपर से नीचे गिरते वक्त ये क्या गेन कर रही है, मान लो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है। तो हमें क्या करना है, इस जगह पे जो भी इसकी एनर्जी थी वो पोटेंशियल थी, वो ui हो गई, इनिशियल एनर्जी। भाई इस जगह पे जो भी थी वो इसकी क्या होगी, फाइनल। ऊपर से नीचे आते वक्त एनर्जी कम होती है, नीचे से ऊपर से जाते वक्त एनर्जी बढ़ती है। भैया दोनों का डिफरेंस निकाल ले, वो क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू सवाल यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। बाकी देखते हैं, ई फाइनल मुझे फाइंड करनी है, ई इनिशियल तो मेरे भाई जीरो ही थी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल
एनर्जी। अब देखो ऊपर से नीचे आके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, और काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अच्छा इनिशियल तो क्या थी, 0 ही थी, और फाइनल मुझे फाइंड करनी है, तो ये इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, वैसे तो यहां फाइनल माइनस इनिशियली लिखते होते हैं, लेकिन यार पहले ज्यादा है ना, ये नेगेटिव चेंज है, लेकिन इसका नेगेटिव चेंज काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव चेंज बनेगा ना। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ज्यादा एनर्जी पहले थी ना, तो यहां पे इसलिए मैं इसको सॉल्व करते वक्त पहले इनिशियल लिखूंगा और बाद में क्या लिखूंगा, फाइनल लिखूंगा। बाकी कुछ नहीं है, मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी इस वक्त कितनी है वो फाइंड करनी है। अब यहां पर बेटा इनिशियल यानी यहां पर जब था, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी का तो फार्मूला है, उसमें माइनस Gm/r है। r कहां से नापना होता है मेरे भाई, सेंटर से नापोगे तो इनिशियल का डिस्टेंस 3r है, तो ये बनेगा माइनस Gmm के नीचे 3r माइनस फाइनल, सेंटर से देखोगे तो 2r है, सेंटर से देखोगे फाइनल वाली पोजीशन का डिस्टेंस, तो ये कितना है, 2r है। तो यहां पर आएगा माइनस Gmm/2r। थोड़ा ध्यान से देखना, ये माइनस पहले से था, इसका भी अपना माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं तो ध्यान देना, ये Gmm/r तो बाहर आ गया, G/m/m/r बाहर आ गया, बचा क्या, इसके बाद Gmm/r बाहर 1/2, प्लस वाला पहले लिख रहा हूं भाई, ये 1/2 है, ये 1/3 इसका बचेगा, यही सॉल्व कर देता हूं घुचड़ मुचड़ करके छोटी सी जगह पर। Gmm/r भैया 1/2 माइनस 1/3, देखना जरा, एलसीएम आ गया 6, ये आ जाएगा 2 3 जा 3 2 जा 3 माइनस 2/6 1/6। अगर आपको दिख रहा है बढ़िया से, तो जो एनर्जी गेन की उसने, उसका अंत रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 में से दोगे 1, 1/6 Gmm/r। उम्मीद है ऐसा ही कुछ आंसर होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। 1/6 Gmm/r, 1/6 Gmm/r, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो भाई देखते रहो, करते रहो, एक आधा क्वेश्चन अभी और करा रहे हैं। देखो जी, सवाल नंबर 7 पे पहुंच रहे हैं, आ गया होगा आपके स्क्रीन पर, पढ़ना शुरू करो, करना शुरू हम कर देंगे, ठीक है जी। आप उसको पढ़ना शुरू करो, हम उसको करना शुरू कर देंगे। लगाओ दिमाग, कौन सा फार्मूला लगेगा जब तक हम आपके लिए जगह बनाते हैं। ओके जी, किया तो होगा नहीं, क्या क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन है ना, 7th नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। भैया अर्थ के सरफेस से पहले कहां पर थी, r पर थी, सरफेस पर, कहां ले गए, टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। भैया कितनी हाइट ले गए, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, यानी अर्थ के सरफेस से r ऊपर, लेकिन सेंटर से नापोगे तो 2r हो जाएगा। इस बार बिना फोटो बनाए हुए करेंगे, तो इनिशियल डिस्टेंस r था, फाइनल डिस्टेंस क्या कर दिया, 2r हो गया। द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या बात है, ये तो वैसे ही मजाक हो गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फार्मूला है Gmm/r। तो भाई फाइनल एनर्जी क्या हुई, Gmm फाइनल दूरी 2r माइनस इनिशियल एनर्जी क्या हुई, Gmm के नीचे r, लेकिन ये माइनस था, प्लस हो जाएगा
चेक कर लेना, अब तो दबा दबी हो जाएगा ये क्वेश्चन। GMM ऐसी बाहर निकाल लो यार, क्यों पंगे लेने। GMM/R, GMM/R बाहर, ये क्या बचा 1, ये बचा 1/2, 1 - 1/2 1/2 GMM/2R। ये आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हाफ mgr। क्या बात है, किस टर्म्स में दे रखा है यार, ये तो छोटे जी के टर्म्स में दे रखा है आंसर, ये तो मैच ही नहीं हुआ। कोशिश करते हैं, मैं भी कहूं इतना इजी कैसे हो गया यार, उसने छोटा जी इन्वॉल्व कर दिया। आपको पता है छोटा जी GM/R² होता है, GM/R² छोटा जी होता है। तो बनाने की कोशिश कर, ये जी है, ये M भी है, ये R भी है, GM/R, ओके, ये M बचा, ये 2 बचा, मगर ये तो G बनेगा नहीं, मैंने R से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया छोटा जी, ये बन गया छोटा जी। तो आंसर क्या आ गया भैया, चेंज इन एनर्जी, ये आना चाहिए M, इसकी जगह छोटा जी R/2। यार अब तो आना चाहिए, चेक करो चेक करो चेक करो, आंसर इसका आ रहा है हाफ mgr, बी ऑप्शन सही आ रहा है, mgr/2। ले इनके जैसे लिख देते हैं mgr। तो भाई कभी कभी जल्दबाजी से आंसर नहीं मैच हो जाता, घबराना नहीं है, ये आंसर सही था। अगर कैपिटल M के टर्म्स में होता यही सही था, लेकिन उसने छोटा जी इन्वॉल्व कर दिया ना, तो ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट में इसमें कुछ सोचने वाली बात थी। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 ले आओ। सवाल नंबर 8 भी देखो, ये कहता है इफ मास ऑफ अर्थ इज m, वो तो हमें पता है भाई, मास ऑफ अर्थ तो m ही है, कैपिटल M, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R। क्या बात है, क्या नई नई बातें बता रहा है। रेडियस ऑफ अर्थ R लेना है जी, कैपिटल R, मास ऑफ अर्थ m लेना है, हमें तो पता ही नहीं था। चलो मान लेते हैं इसकी बात, मास ऑफ अर्थ m, रेडियस ऑफ अर्थ r, चलो बहुत बढ़िया। और कह रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को g मानना है, क्या बात है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। m, r और g, आगे बोलता था वर्क डन टू टेक 1 kg मास फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। लो भैया, अर्थ के सरफेस से, यानी अब देख बिना फोटो बनाए हुए क्वेश्चन कर रहा हूं, सरफेस से यानी R1 कितना है, कैपिटल R, कहां जाना है, इंफिनिटी तक, अनंत दूर जाना है, इंफिनिटी तक जाना है। तो R1 R है, R2 कितना है, इंफिनिटी है। वर्क डन कैलकुलेट करो भैया, वर्क डन का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, में जितनी एनर्जी में चेंज आएगा वही वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो तो फाइनल माइनस इनिशियल होती है मेरे भाई, माइनस GMM के नीचे फाइनल दूरी, फाइनल दूरी कितनी है, इंफिनिटी, माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस है। GMM के नीचे इनिशियल दूरी, इनिशियली कहां पर थे तुम, धरती पर, यानी R पर सेंटर से, तो वर्क डन कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये इंफिनिटी है नीचे, 1/∞ 0 होता है, ये बनेगा GMM डिवाइडेड बाय R। चेक करना जरा, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव आना चाहिए था, ऊपर से नीचे आते हो तो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, नीचे से जूते ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव आना चाहिए। आंसर आ गया मेरा तो भाई GMM/R, इनका आंसर GMM/R, M रेडियस हो, अच्छा ठीक है। मास 1 kg था भाई, हम भी जल्दबाजी करने लग जाते हैं। मास उसने, क्वेश्चन को पढ़ लो, हमने पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया, 1 kg था, तो वर्क डन कितना आना चाहिए, GM/R आना चाहिए। दिस इज अवर आंसर, GM/R, बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है भाई, GM/R। एक क्वेश्चन और चलते चलते, आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, पढ़ो जरा इसको। जितनी देर में हम मिटाते हैं
यार उतनी देर में ना पढ़ लिया करो। मैं आपको पूरे के पूरे सवाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली ऐसे आएगा ना, अब मैं पहले पढ़ के पहले समझाने लग जाऊं तो ओरिजिनली जब आपको एग्जाम में आएंगे ऐसे थोड़ी आएगा। तो इसलिए जैसे एग्जाम में आएगा कि पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से चीजें निकालनी पड़ेंगी, इसके हिसाब से ही करके देखो। तो सवाल को पढ़ो भाई, अपने आप जरा चेक करो क्या क्या करना है। मैं भी पढ़ता हूं सवाल नंबर 9 ही करेंगे यार, बस बहुत हो गया। कह रहा 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 100 ग्राम, क्या बात है, 100 ग्राम के 3 पार्टिकल आर ब्रॉट फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस टू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बात है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ओके, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास 100 ग्राम, M1, M2, M3, 100 ग्राम के पार्टिकल हैं। यहां पर इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है सबको अपने अपने वर्सेस पर। कहता वर्क डन विल बी, इन्फिनिटी से इनकी जगह पर इनको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब याद करो, हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाली एक बात कराई है और वहां बोला है कि जो 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला बनाया हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद करो, क्या थी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। तो मेरे भाई उसने इन्फिनिटी से अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने का वर्क डन ही तो फाइंड किया है, करना है। अब वर्क डन जो होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, या कह लो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वही तो वर्क है। फिर से सुन ले कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मासेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ही तो है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए वर्क डन निकालना है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उस सिस्टम की। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था 3 पार्टिकल सिस्टम की, याद कर, -G(m)m, क्या फार्मूला था, -G(m)m। ठीक है, अर्थ का मास m तो देख आने ही आना है, और ये जो पार्टिकल सारे के सारे क्या हैं, सेम ही है ना, पार्टिकल सारे के सारे क्या हैं, सेम ही हैं। चलो पहले पूरा जनरल फार्मूला लिख देता हूं कि आपका फार्मूला था -G, ठीक है जी, ये था M1, ये था M2, ये था M3, इस टर्म्स में बोलते हैं। तो फार्मूला था -G(m1m2) के नीचे R12 इनके बीच का डिस्टेंस, फिर था -G(m1m3), M1m3 के नीचे इनके बीच का डिस्टेंस, फिर था -G(m2m3) के नीचे इनके बीच का डिस्टेंस। बोलो याद आ गया होगा। अब बेटा इसमें मासेस सारे सेम है, M1 = M2 = M3 = M मान के या 100 ग्राम मान के, पहले M मान रहा हूं, ठीक है, पहले इन सबको क्या मान रहा हूं, M मान रहा हूं। और डिस्टेंस भी सारे क्या है देख, R12, R23, R सारे डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम है। तो थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं है, वर्क डन में माइनस कॉमन निकाला, G कॉमन निकाला, ये M1 M2 M1 M3 सब M² बन जाएंगे, ये R R R सारे R हो जाएंगे। चेक कर ले, ब्रैकेट में देख ले क्या बच जाएगा, माइनस तो बाहर निकाल लिया, यहां से बचेगा 1, सब कुछ तो सेम है, Gm², यहां से भी बचेगा 1, यहां से भी बचेगा 1, तो ये तो आना चाहिए -3Gm²/R, ये तो आना चाहिए -3। अगर G की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं अब क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस देखते हैं। M की जगह पर कितना था 100 ग्राम,
यानी 100 इंटू 10⁻³ लगेगा, नीचे R केजी में कन्वर्ट कर दिया 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻² लगेगा। ऑप्शंस देखते हैं किस टर्म्स में आंसर इसका पूरा एग्जैक्ट है मेरे भाई। तो जी की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी, तो इसको अब सॉल्व कर लेना यार, ठीक है जी, इसको सॉल्व आप कर लेना, कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी थी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 4 पार्टिकल का आ जाएगा, स्क्वायर है, अब वो मैंने फार्मूला करा रखा है, अगर आ गया तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो पूछ लेना भाई लाइव क्लास में। अच्छा, इसमें एक और लास्ट पॉइंट सुन लो। कभी कभी वो कहता है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, यानी इस क्वेश्चन में इसने पूछ लिया फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मासेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यही आना था। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वही वर्क डन का हो जाएगा, क्योंकि बेटा डेफिनेशन ये है। लेकिन कभी कभी उल्टा क्वेश्चन बोल देता है, कहता है ऐसे ऐसे ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पर 3 मासेस पड़े हुए हैं, वो कहता है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस मासेस टू इन्फिनिटी। तोड़ देना सिस्टम, पहले लेकर आए जोड़ा। अब कई बार क्वेश्चन तोड़ने के लिए पूछ लेता है, भाई यही आएगा, बस नेगेटिव आ जाएगा। ये आंसर कुल मिला के नेगेटिव आ रहा है ना, तो जो आंसर आ रहा है उसका नेगेटिव, यानी अगर मैं वर्टिसेस पर लेकर आया इसको, जो आंसर आ गया तोड़ने में भी मैग्नीट्यूड में वही आएगा, लेकिन आंसर का साइन उल्टा कर देना है, यानी उसको पॉजिटिव कर देना है। यानी लाने में अगर वर्क डन नेगेटिव हो रहा था, एनर्जी कम हो रही है ना इनकी, तो ले जाने में, वापस इन्फिनिटी तक पहुंचाने में वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके जी, तो ये जरूरी था यार, जो भी हमने टॉपिक किए उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराने भी करा दिए। बाकी आप इनके हिसाब से अपनी असाइनमेंट्स की क्या करो, प्रैक्टिस करो। अब ज़्यादा जोर कुछ दिन के लिए लाइव क्लास पे रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूमेरिकल करते रहो और आगे बढ़ते रहो।